हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टपरी। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं एनसीईआरटी ने हाल ही में अपना सिलेबस चेंज किया है और सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट को एक बुक में ला दिया है। जैसे हम क्लास 6 में पहले हिस्ट्री की अलग बुक थी हमारी, ज्योग्राफी की अलग बुक थी, इकोनॉमिक्स की अलग बुक थी, लेकिन अब क्या हो गया है, सारे बुक्स को एक बुक के अंदर मिला दिया है, सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस। ठीक है। और ये हम आज जो पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री चैप्टर 4 दिख रहा होगा, तो ये चैप्टर 4 सोशल साइंस की आपकी बुक का है, लेकिन हिस्ट्री का चैप्टर 1 ही है। तो आज का जो चैप्टर का नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, राइट। तो यहाँ पर एक बड़ा फेमस कोटेशन ई एच कैर ने दिया है। इस कोटेशन थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कोटेशंस अक्सर आपको एग्जाम में लिखने के काम में आ जाते हैं, या फिर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर अपना स्वैग दिखाने के काम में आ जाएगा। और इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ भी आप ये कोर्स यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने बताया है हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, बिटवीन सोसाइटी ऑफ टुडे एंड सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। यानी ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, आज की सोसाइटी और कल की जो सोसाइटी बीत चुकी है, इनके बीच में एक अनएंडिंग डायलॉग है। डायलॉग मतलब बातचीत, यहाँ पर डायलॉग मूवी वाला डायलॉग नहीं है, बातचीत को लेकर कर रहे हैं हम। और लास्ट में बताया है वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ पास्ट। यानी अगर हमको आज समझना है तो हमें कल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम पूरी तरीके से आज को समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और देखते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो असल में जो अभी नए बुक्स आए हैं उनमें कुछ कैटेगरीज डिफाइन की हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊँगा। तो ये द बिग क्वेश्चन दिया रहेगा आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में। क्यों दिया रहेगा? क्योंकि इससे आप एक ओवरव्यू ले पाएंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं। तो इस बिग का जो ओवरव्यू है, सॉरी, जो चैप्टर का ओवरव्यू है वो है हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इज हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, यानी कि अलग अलग सोर्सेज जो होते हैं उनके हेल्प से हम हिस्ट्री कैसे समझ सकते हैं। और आखिरी में हम पढ़ेंगे हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव, यानी कि जो पहले के इंसान थे, जो आदि मानव थे, वो कैसे रहते थे, उनका सोसाइटी क्या था, खाते क्या थे, कहाँ रहते थे, सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहला सेक्शन देखते हैं जहाँ पर कहा गया है हाउ डू वी लर्न अबाउट पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में हम सीखते कैसे हैं। तो यहाँ पर सेक्शन दिया गया है थिंक अबाउट इट, यानी कि आपको ये सोचना है कि एक्टिविटी है, तो आपको मेरे साथ साथ ये चीज़ें सोचनी है, एक्टिविटीज़ करनी है, ताकि आप अच्छे से क्लास में परफॉर्म कर पाए और इवन आपको ये चैप्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो साइड में कलर से दिखा रहेगा, चाहे ये लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तो ये इस सब्जेक्ट के टेक्निकल टर्म्स हैं। जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है, उसी तरीके से हिस्ट्री की भी अपनी एक भाषा है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो हिस्ट्री सबसे पहला तो खुद में एक हिस्ट्री टर्म है। इसका मतलब है द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ ह्यूमन, यानी कि इंसान के अतीत के पढ़ाई को हम हिस्ट्री कहते हैं या फिर इतिहास कहते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सोचने के लिए कहे गए हैं, जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज़ द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट, यानी कि आप सबसे पुरानी मेमोरी कौन सी रिकलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे पहला टास्क यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक। दूसरा है हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम, यानी कि आपको जो सबसे पुरानी चीज़ें याद हैं। मान लीजिए आपको सबसे, अगर हम दिमाग लगाते हैं, मुझे सबसे पुराना अपना बर्थडे याद है, तो उस बर्थडे पे आप कितने साल के थे, वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट, यानी कि आपको ऐसा क्या लगता है कि जो अगर हम पास्ट को समझ लें तो हम आज की दुनिया को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? और आगे बताया गया है कि साइंस में आप पढ़ेंगे कि अर्थ का अपना एक खुद का बहुत पुराना हिस्ट्री है। अर्थ क्या होता है? एक प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। आई होप आपको ये बात पता होगा। तो अर्थ का जो खुद का एक इतिहास है, ये हम साइंस में पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा डायग्राम दिया गया है, इमेज दिया गया है, इसको हम समझते हैं। ये एक टाइमलाइन बताई गई है, कब या फिर कैसे अर्थ फॉर्म हुआ, उसके कौन कौन से स्पीशीज़ आए, उसके बाद ह्यूमंस का फॉर्मेशन कब हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में है ईयर्स अगो है, और इस कलर में मिलियन ईयर्स अगो है, और स्काई कलर में बिलियन ईयर्स अगो है। कितना की ज़्यादा लंबा टाइमलाइन है। तो जब सबसे पहला सेल फॉर्म हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काई कलर से दिया गया है, यानी ये वाला टाइमलाइन यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं वो बिलियन ईयर्स अगो का है, ठीक। तो फर्स्ट सेल फॉर्म हुआ था आपका, अर्थ फॉर्म कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसका पहला सेल फॉर्म हुआ। फिर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आया वो 2.33 बिलियन ईयर्स अगो आया था। उसके बाद आता है आपका बैक्टीरिया 1 बिलियन ईयर को। उसके बाद हमारा आता है स्पॉन्जेस एंड फंजाई। फिर कोरल्स, जो कोरल्स होते हैं ना, कोरल्स अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, समुद्र में एक स्पीशीज होती है, उसे हम कोरल्स कहते हैं। तो ये 700 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो मतलब क्या होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक। तो ये 700 मिलियन ईयर्स अगो आपका कोरल्स फॉर्म हुआ था। फिश, जो मछलियाँ हुई थी, 500 बिलियन ईयर्स अगो के बाद आई थी। इंसेक्ट एंड एम्फीबियंस आई। फिर रेप्टाइल, डायनासोर 300 साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स अगो। ये पर्पल में ही, तो ये ब्लू में, सॉरी, तो मिलियन ईयर्स अगो में होगा। फिर आए आपके बर्ड्स, फिर आपके मैमल्स, फिर फ्लावर्स एंड बीज, फिर फाइनली जाके इंसान का जो पहला प्रजाति आया वो प्राइमेट्स कब आया? 10 लाख साल पहले। फिर 1 लाख साल पहले आपका आ गया। फिर होमोसेपियंस जो होते हैं वो 3 लाख साल पहले, सॉरी ये कितना है,
1 करोड़ साल पहले। तो 1 करोड़ साल पहले सबसे पहले प्राइमेट्स आए थे, फिर 10 लाख साल पहले फायर का उत्पत्ति हुआ, और फिर 3 लाख साल पहले सबसे पहला होमो सेपियंस फॉर्म हुआ था, और 6500 साल पहले राइटिंग आई। अब ये हम टाइम इतने साल पहले उतने साल पहले कह रहे हैं, अभी इसको हम आगे समझेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं और कैसे ये चीज़ें खोजी गई। ठीक, अब इतिहास पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्टोरियंस होते हैं, अलग अलग आपका कह सकते हैं स्ट्रीम्स होती हैं जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, अर्थ का हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंसानों के इतिहास पढ़ते हैं। तो इनमें कुछ टर्म्स हैं, एक जियोलॉजिस्ट हो गया, एक पैलेंटोलॉजिस्ट हो गया, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया, एक आर्कियोलॉजिस्ट हो गया। तो ये सारे लॉजिस्ट हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? तो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं ये हमारे अर्थ के फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं। फिजिकल फीचर क्या होता है? तो अर्थ का जो भी फिजिकल फीचर होगा वो हमारा अर्थ, जैसे अर्थ का होगा सॉइल हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, माउंटेन हो जाएगा, ये सारे फिजिकल फीचर्स हो गए। पैलेंटोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं? तो प्लांट और एनिमल जो भी फॉसिल्स होते हैं ना उनको पढ़ते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो बचे हज़ारों साल, अगर कोई भी पेड़ पौधा है, कोई भी इंसान है, हज़ारों साल अगर ज़मीन के अंदर दबा रह गया तो वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस फॉसिल को पढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं ये ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंसानों का इतिहास पढ़ते हैं, उनकी सोसाइटी कैसी रहती है। और नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो करते हैं वो खुदाई करते हैं, जो ज़मीन की खुदाई करते हैं, तो जो बचा हुआ मिलता है उन्हें, चाहे पेड़ पौधा हो गया, जानवरों के बचे हुए चीज़ हो गए, पॉट्स हो गए, बीड्स हो गए, टॉयज़ हो गए, तो उनसे ये स्टडी करते हैं इंसान कैसे रहते थे पहले। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कुछ टेक्निकल जार्गन्स भी यूज़ होंगे। तो फॉसिल जैसे है तो इंप्रेशन ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन लेयर ऑफ सॉइल। जैसा कि मैंने बताया ज़मीन में धंसे रहें कई हज़ार साल के बाद वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर उनके बची हुई चीज़ें जो रहती हैं उन्हें हम फॉसिल कहते हैं, राइट। अब अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है हाउ इज टाइम मेजर्ड, यानी कि हम समय को कैसे नापते हैं। समय मतलब कि ये जो 1-2 घंटे वाला नहीं है, सालों वाला है। 1 साल, 2 साल, 3 साल कैसे हम मापते हैं, कैसे मेजर करते हैं, राइट। तो अभी हम करेंटली अगर आपसे पूछें हम कौन से साल में रह रहे हैं तो आप खट्ट से जवाब देंगे हम 2025 में रह रहे हैं, ठीक है, ये तो जानते ही हैं। लेकिन हम ये कैसे मेजर करते हैं? तो हम बेसिकली होता क्या है, पूरी दुनिया में एक जॉर्जियन कैलेंडर फॉलो होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो होता है। तो जॉर्जियन कैलेंडर जो होता है, सॉरी मुझे प्रोनाउंसिएशन इसका डाउट है, आई टेल यू नेक्स्ट वीडियो। तो इस कैलेंडर के हिसाब से क्या होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी जहाँ पर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, तो उसी साल से एक बेस ईयर मान के कैलेंडर हमारा बना था, और उसके बाद से हम जो भी ईयर से कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अंग्रेज़ों का कैलेंडर है, हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज़ सबके अपने कैलेंडर हैं और सब अपने कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। लेकिन इंटरनेशनली हम एक कॉमन कैलेंडर फॉलो करते हैं क्योंकि उसी के हिसाब से सारा बिजनेस, सारा ट्रेड, सब चीज़ चलता है। तो जो हिंदू कैलेंडर है या फिर जो भी ये मुस्लिम्स, ज्यूइश कैलेंडर है, चाइनीज़ कैलेंडर हैं, ये अपने ऑस्पिशियस इवेंट्स, फेस्टिवल्स हो गया या जो भी होता है वो मेजर करने के लिए करते हैं, राइट। जैसे हिंदू में हम एक पंचांग होता है, पंचांग यूज़ करके चीज़ें करते हैं, तो वो एक हिंदू कैलेंडर हो गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जनवरी से अगले दिसंबर तक 365 दिन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया जीसस क्राइस्ट जिस साल पैदा हुए थे उसी साल से इस कैलेंडर का, ग्रेगोरियन कैलेंडर का स्टार्ट हुआ, और जिस साल पैदा हुए थे वो 1 AD माना जाता है, 1 एमिनो डोमिनी। अब इसको हम कॉमन एरा कहते हैं, पहले AD कहते थे, अब इसको हम कॉमन एरा से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो हम कहेंगे 1947, और इसको हम लास्ट में लिख देंगे AD। क्यों? क्योंकि ये हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे, वो हमारा AD ना हो के BCE हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट से पहले पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये 2 टर्म हो गया, AD BC, ये धीमे धीमे करके आपको समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिए। अब यहाँ पर टाइमलाइन बताया गया है 3 लाख साल पहले। 3 लाख साल पहले तो BCE हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 2000, अभी तो हमारा 2025 चल ही रहा है, लेकिन जब भी हम ये 2025 के बाद या पहले की बात करेंगे, मान लीजिए अगर हम आज हमको जानना हो 2026 अगर हमको समझना, 2026 मतलब कि 2600 साल पहले। अभी क्या है 2025 चल रहा है, लेकिन अगर हमको 2026 साल पहले देखना हो तो वो हमारा हो जाएगा 1 BCE। 1 BCE क्यों? क्योंकि जो बेस है वो 1 AD है, ठीक। अभी और ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जो समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आपको कैलकुलेशन करना है BCE और CE के बीच में, BCE क्या है, बिफोर कॉमन एरा, और CE क्या है, कॉमन एरा, ठीक। तो जैसे अब यहाँ पर अगर हम बेस मान लेते हैं 1 ईयर, ठीक, 1 AD, 2 AD, ये सब चीज़ें हैं। तो और इधर आपका फिर 1 BC, 2 BC, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये समझने वाली बात है, इसलिए इसको ध्यान से दीजिएगा। 2 BC। अब जब स्केल आप बनाते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो आप जब भी स्केल बनाते हैं XY एक्सिस, तो बीच में 0 होता है, फिर 1 2 3, फिर यहाँ -1 -2 -3 होता है। लेकिन इस केस में यहाँ पर 0 नहीं है, 0 गायब है, सीधे सीधे 1 है। तो जब भी आपको BC
और सी के बीच का डिफरेंस नापना हो तो उसमें क्या करना है, आप सीधे वन जब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे फाइनल रिजल्ट से -1 माइनस कर लेंगे, ठीक है, तभी जाकर आपको करंट रिजल्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन दिया गया है 12,000 BC, 10,000 BC, 8,000 BC, फिर यहाँ पर 2,000 CE। अगर आपको 4,000 BCE से 2,000 CE के बीच का डिफरेंस नापना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4,000 माइनस 2,000 कितना आ जाएगा, 2,000। अब फिर से इसमें हम -1 करेंगे, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं है, तो आपका कितना हो जाएगा 1999। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन से क्या होता है, आपको हिस्टोरिकल इवेंट समझना आसान हो जाता है, कब कब क्या क्या हुआ। जैसे अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 560 BC में हुआ था, उसका जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ कब हुआ, 1 AD। क्यों, क्योंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। फिर 2000 में शायद आप पैदा हुए होंगे, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। तो इस टाइमलाइन से हमें हिस्ट्री के जो इवेंट्स होते हैं वो बड़े आसानी से समझने में आ जाते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि डिकेड। डिकेड मतलब क्या होता है, 10 साल। अगला है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100 साल। और मिलेनियम हो जाता है 1000 साल। लेकिन अब कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है, जैसे कि अभी हम देखते हैं हम कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी। लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो 2001, 2002, 2025 चल रहा है। यहाँ 21 तो आया नहीं, ऐसा तो है नहीं 2125 चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो जब ये शुरू हो जाता है, मान लीजिए 2001, तो 2000 ज़्यादा हो गया, तो कितने सेंचुरीज हो गए इसमें, 20 सेंचुरी हो गए, लेकिन 21वां सदी शुरू हो गया, इसलिए हम कह देते हैं 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। आगे हम देखेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हिंदू कैलेंडर पंचांग होता है। पंचांग का बहुत सारे कैलेंडर नाम, जब हिस्ट्री को हम डीपली पढ़ेंगे तो अशोक संवत होता है, मुस्लिम में हिजरी होता है, अलग अलग कैलेंडर्स होते हैं। लेकिन पंचांग एक फॉलो होता है, हमारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, शादी ब्याह होता है, सब इसी से हम डेट्स निकालते हैं। जो लूनर इक्लिप्स हो गया, सोलर इक्लिप्स हो गया, उसके बेसिस पे ये मंथ मेजर कर सकता है। अब आपके लिए एक अगला टारगेट है और अगला एक टॉपिक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है ये हमें समझना होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक टारगेट दिया गया कि आपको एक फैमिली ट्री बनाना है। अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। कैसे करेंगे, आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, फोटो एल्बम देखिए, जो भी सोर्सेज अवेलेबल हो आप देखिए और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स कौन हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल कौन है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब क्या है, आपके दादा दादी कौन है, आपके नाना नानी कौन है। ये मैटरनल मतलब नाना नानी और पैटर्नल मतलब दादा दादी। उसका ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी के जो भी पापा मम्मी थे वो कौन है, और इनके पापा नाना नानी के पापा मम्मी कौन थे, वो थे। तो यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन, आपको उनका नाम क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, कहाँ पैदा हुए थे, और आपके सोर्स इन्फॉर्मेशन क्या है, कि आपने मम्मी पापा से पूछा आपने, या फिर आपने डायरीज देखी, जो भी सोर्सेज आपके रहे हैं यहाँ पर आपको सोर्सेज मेंशन करने हैं। तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, एंड आई होप आपको ये एक्टिविटी करना चाहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। शायद सब ना कर पाए, लेकिन आपको जितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उतना तो आप यहाँ पर कर ही लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा और सोचिए कि आप जो हिस्ट्री है कहाँ समझ सकते हैं। ये तो चलिए आपके खुद की हिस्ट्री है, लेकिन अगर आपको हज़ारों साल पहले की हिस्ट्री पढ़नी है, समझनी है, तो कैसे देखेंगे। अब हमने जैसे कि टाइमलाइन देखा, 6500 साल पहले राइटिंग स्टैब्लिश हुआ, उससे पहले तो लोग लिखना भी नहीं जानते थे, तब हम हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। तो उस केस में पहले ओल्ड कॉइन्स थी, ज्वेलरीज, यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें थी, उनका यूज़ करके हम हिस्ट्री समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को आप याद कर लेंगे तो आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में कितने सोर्सेज होते हैं, बेसिकली यहाँ पर 4 सोर्स बताया गया है। पहला है ओरल, दूसरा है लिटरेरी सोर्स, तीसरा है आर्टिस्टिक, चौथा है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज में क्या हो गया, जीनियोलॉजिकल और फॉक फेयर, जैसे कि आप कहानियाँ सुनते हैं, अपने दादा दादी सुनते हैं, तो उससे भी आपको कुछ हिस्ट्री पता चलता है। लिटरली में क्या हो जाएगा, किताबें, चाहे हिंदू में वेद होते हैं, इतिहास होता है, पोएम्स होते हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं, कहानियों का संगठन होता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल बुक्स होती हैं, या आपके लिटरली यानी कि जो भी बुक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, रिसर्च फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उसे हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। अगला है फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट मतलब दूसरे देश विदेश के लोग आते थे, जैसे आप लोग आजकल ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना डायरी बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। उसी हिसाब से पहले के जो फॉरेनर आते थे वो अपनी डायरी लिखते थे, एक तरीके से ट्रैवलॉग कहते थे उसे, वो लिखते थे। तो उससे भी हमें इतिहास की कुछ जानकारी मिलती है, क्योंकि जैसे कि आप कहीं जाते हैं, शिमला मनाली कहीं भी घूमने जाते हैं, तो आप वहाँ पर क्या देखा आपने, कैसा लोग हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा मौसम है, कैसे घर हैं, कितना खर्चा होता है, ये सब चीज़ आपको जानकारी पता चलती है। उसी तरीके से पहले के लोग ट्रैवलर्स जो होते थे, फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे, वो कुछ ट्रैवलॉग्स लिख गए हैं जिसके हेल्प से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजीज, क्रॉनिकल्स होते हैं, कहानियाँ होती हैं। अगला है आर्टिस्टिक सोर्सेज में आपके पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पैनल्स। पेंटिंग्स रॉक पेंटिंग्स होते थे, या कहीं कहीं अलग अलग पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है, उससे भी हम हिस्ट्री के बारे में समझ सकते हैं। और आखिरी है आर्कोलॉजिकल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, और एक इंक्रिप्शन भी एक सोर्स है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट्स, कॉइन्स। और आर्कोलॉजिकल में एक और क्या है, स्ट्रक्चर्स,
ये आर्कोलॉजिकल के अंडर में ही आता है। स्ट्रक्चर, एक्सकवेशन में आपके एक्सकवेशन क्या होता है, ज़मीन को खोद के जो भी जानकारी निकाली जाती है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे चल के इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आप इस इमेज को आप याद कर लीजिए, आप अपने एग्जाम में बनाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा नंबर मिलता है। मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे चलकर कैसे आपको आंसर लिखने हैं ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलें और आपका अच्छा परसेंटेज आए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ अगेन आपको दी गई हैं। आप इसको देख के क्या समझते हैं आप लिखिए। समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो अपने क्लास में पूछिए। टीचर से पूछना बहुत ही ज़रूरी है। टीचर नहीं बता पा रहे हैं, आप कमेंट में पूछिए, मैं बताऊँगा आपको अगले वीडियो में, राइट। अब एक और सेगमेंट है इसमें, द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ह्यूमन हिस्ट्री का इतिहास कब शुरू हुआ। तो जैसा कि हमने एक स्टार्टिंग में इमेज देखा था, होमोसेपियन का जन्म 3 लाख साल पहले हुआ था, राइट। उसके बाद अब इंसान रहते कहते थे, तो पहले इंसान हंटर और गैदर हुआ करते थे। हंटर गैदर मतलब कि वो शिकार किया करते थे। पहले खेती नहीं थी, हंटिंग और गैदरिंग से उतना काम चलाते थे। मैं यहाँ पर आप एक रॉक पेंटिंग है, इसमें आपका मेल्स हैं, देखिए शिकार कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, बच्चा है देख रहा है, महिलाएं हैं। अब किसका क्या रोल था पहले के ज़माने में, ये बहुत ही क्लियरली मेंशन नहीं है, हमारे पास बहुत एविडेंसेस नहीं है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं पहले के लोगों का, फीमेल्स का क्या रोल था, बच्चों का क्या रोल था, मेल्स का रोल था, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन हम गेस करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं पता चलती हैं, राइट। और आगे इस कल्चर का जब साइंस में आप पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज हुए, क्लाइमेट चेंज होने के बाद क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज जैसे होता गया तो पहले बर्फ जमा था पूरी धरती पे, और उसे हम आइस एज कहते हैं। आइस एज आपने मूवी भी हो सकती है देखी हो। तो आइस एज जो आखिरी आइस एज था वो 1 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक रहा था। उसका धीमे धीमे क्लाइमेट चेंज शुरू हुआ, वो बर्फ पिघलें, नदियाँ बनी और एनवायरनमेंट गर्म होने की वजह से जो मिट्टी थी वो दिखी, सॉइल फर्टाइल हुआ और वहाँ पर लोग खेती करना शुरू कर दिए। खेती शुरू करने के बाद आप देखते हैं लोग पहले कैसे थे। देखिए पहले लोग ऐसे यहाँ पर दिख रहे थे, उसका काम क्या हो गया, अब ये काम हो गया, लोग किसानी करने लगे, जानवरों को पालने लगे, औरतें खाना बनाने लगी, बच्चे खेलने लगे। इस तरह का जीवन शैली लोगों का या फिर लाइफ स्टाइल हो गया था, राइट। तो ये आपको सोचना है दोनों दोनों इमेज में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे लोग रहते हैं और आगे चलकर कैसे गांव बने, क्या हुआ, ये सब सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर हालांकि है, लेकिन यहाँ पर आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगी, मैं फिर भी थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। पहले इंसान क्या थे, हंटर और गैदर थे, शिकार करते थे। शिकार करने के बाद जब लोग ग्रुप्स में धीमे धीमे रहने लगे, जब ये क्लाइमेट चेंज हुआ, क्रॉप्स ग्रो करने लगे, तो एग्रीकल्चर बढ़ा। एग्रीकल्चर बढ़ने के बाद क्या होता है, आपके पास समय बचता है। क्यों बचता है, क्योंकि आपको खाना के लिए हमेशा एक जंगल से दूसरे जंगल भटकना नहीं है, आपके पास अनाज ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब अनाज आपके पास पड़ा हुआ था, आपका समय बचता है, तो लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं, दिमाग में खुरापात आता है, लोग गांव बनाते हैं, शहर बनाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे अभी वॉर्स आप देख रहे हैं ना, इंडिया पाकिस्तान है, ज़मीन ही तो है, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हो रहा है। उसी तरह के पहले अपना लैंड के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ होती थी और चीज़ें धीमे धीमे डेवलप होता गया। और आगे हम चैप्टर 6 में इसी हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, 5-6 में हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशन कैसे फॉर्म हुआ। अब ये चैप्टर 6 कंफ्यूज मत होइएगा, सोशल साइंस का चैप्टर 4 है लेकिन हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। तो इस हिसाब से हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, जो ये स्टेज था, इनिशियल स्टेज था, इसके हेल्प से सिविलाइजेशन कैसे हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या क्या पढ़ें यहाँ पर आपको दिया गया, आप इसको समझ लीजिएगा। ये कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आप इन एक्टिविटीज़ को कीजिए, बहुत ही मज़ा आता है एक्टिविटीज़ करने में। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो आप एक्टिविटीज़ भी अच्छे से कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में चैप्टर 5 सोशल साइंस का और हिस्ट्री का चैप्टर 2 में। टिल देन, गुड बाय।